नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रही हूँ जो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बहुतों के लिए, और यहाँ तक कि कईयों की ज़िंदगी में फिर से एक प्रकाश की किरण आ जाए। कुछ ऐसी ही व्यक्तित्व है उनका, जो उन्होंने एक मतिमंद बच्चे को जिस ढंग से पाला पोसा बड़ा किया और जिस तरह से उसमें कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास लेकर आए, वो ये बातें ये कईयों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि कई माँ बाप बहुत ही ज़्यादा उदास परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म, अब उस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज हम जो श्री आमटे जी से मिल रहे हैं, ये पिता हैं और ये हमको सब कुछ बताने वाले हैं कि इन्होंने क्या किया जिससे कि ऐसे बच्चों को हम एक कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा कर सकते हैं। एक ही उसका उद्देश्य था कि वो बच्चा अपने पैरों पे खड़े होते हुए विश्वास के साथ सोशलाइज हो, लोगों से मिले, लोगों से बात करे, उसे दुनिया क्या होती है, लोग क्या कर रहे हैं, वो साइकिल चला सके, वो मोटर बाइक चला सके, वो स्कूटर चला सके, वो और बच्चों से घुल मिल सके और बड़े होने के बाद बड़े लोगों के साथ वो उठ बैठ सके, इस लायक वो उसे बनाना चाहते थे। वो ऐसे एक आदर्श पिता हैं जो बहुतों के लिए, मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ मतिमंद बच्चों के लिए नहीं, ये जो एक बिल्कुल सामान्य बच्चे रहते हैं उनके माता पिता के लिए भी ये इंस्पिरेशन है कि आप बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। कई बच्चे बहुत अच्छा करते रहते हैं लेकिन फिर भी माता पिता के एक ऐसे ग्रीड रहती है कि हमारा बच्चा और परसेंट लाए और करे, ऐसा करे, और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती कि तूने ये इतने ही नंबर क्यों लाए, इतने लाने थे। ऐसा करते करते वो बच्चे के साथ वो नहीं करते जो उन्हें करना चाहिए। तो ये सारी बातें आप सभी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और ये अनुकरणीय है और ये बहुत सराहनीय चीज़ है जिसे हम सब ने सराहना तो चाहिए लेकिन इसका अनुकरण भी करना चाहिए। तो आइए, माता पिता के लिए ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे श्री आमटे जी, जो, नमस्कार आमटे जी, आपको बहुत बहुत। और हम चाहते हैं कि अब आप अपनी कहानी अपने बच्चे के साथ जो कुछ आपने किया करा, अब थोड़ा सा बताइए। पूर्णिमा जी का धन्यवाद। वो मेरे पास आई, मेरे बच्चों को देख के उनको ऐसा लगा कि ये एग्जाम्पल लोगों के सामने आना चाहिए। मैंने ऐसा बहुत बड़ा तीर तो मारा नहीं है, एक पिता की भूमिका निभाई है। थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो ऐसा है कि मेरे दो बच्चे, एक बड़ा लड़का मोस्ट अनफॉर्चुनेटली 16 साल पहले रोड एक्सीडेंट में गुजर गया। ही वॉज मार्केटिंग मैनेजर फॉर कैम्ब्रिज बुक फाउंडेशंस। मेरी बहू आज भी शी वॉज कमीशन ऑफिसर एयरफोर्स, टुडे शी इज़ सीनियर कैप्टन इंडिगो एयरलाइंस। ऐसे बैकग्राउंड में मेरा दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो इमेच्योर्ड पैदा हुआ। वो एक दिन भी जिंदा रहेगा कि नहीं मालूम नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने बोला कि डिस्चार्ज ले लो, घर चलो, इसका जो भी कुछ होगा वो घर में होगा। वो इतना कमज़ोर था कि थोड़ी सी हवा भी आई तो भी कांपता था। हम 6-6 महीना उसको अपने हाथ में नहीं ले पाते थे, लेकिन भगवान को उसको आयुष्य देना था। 6 महीने के बाद में थोड़ा ढंग से इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन अचानक फिर से एक अनफॉर्चुनेट घटना ऐसी हुई कि प्रेशर कुकर ब्लास्ट होके उसका 1 साल का सर के ऊपर में बहुत बड़ी इंजरी हो गई। उसका ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन डैमेज होने के बाद में उसको कन्वल्शंस आने लगे। 13 साल उसको कन्वल्शंस थे। स्कूलिंग वूलिंग तो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि उसका IQ लेवल उसका इतना कम था कि कुछ आगे बढ़ना ही मुश्किल था। फिर स्कूलिंग वालों ने भी 7वीं स्टैंडर्ड के अंदर बाद में बताया कि भाई आप उसको कुछ तो भी दूसरा कुछ तरीका ढूंढो। तो मैंने फिर ऐसा सोचा कि अपन अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए करके अपन कंसल्टेंसी के रूप में लोगों को फीस देते हैं।
उससे अच्छा मैंने ऐसा सोचा कि जब आज वो 16-17 साल का हो गया है, तो कम से कम इतने सालों में आप ये देखो कि उसके अंदर में कौन सा अच्छा गुण है जी और आप ही उसके टीचर और कंसल्टेंट बन के उसके गुण को आप प्रोत्साहन दीजिए। जी तो उसका सबसे पहला गुण ये था तो कि वो एकदम सीधा साधा भोला और अजात शत्रु था। उसको दुनिया में कोई एनिमी नहीं, शत्रु ही नहीं। तो मैंने ये सोचा कि भाई उसको घर में रख के 3 मेंबर 4 मेंबर क्या बातचीत करेंगे। तो मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे स्वभाव के लड़के को यदि 4 लोगों के अंदर में मैंने घुमाया तो लोग कैसे उठते बैठते हैं, बातचीत कैसे करते हैं जी। तो उनका अनुकरण करके जो संस्कार मैं घर में नहीं दे सकता वो दुनिया देगी, सोसाइटी देगी। तो उसके लिए लोगों से मिलना चालू किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है क्या नहीं है वो पूछना चालू कर दिया। हमारी मिसेस की बहुत लोगों में पहचान थी, तो घरेलू त्योहार के दिन ऐसे वो बोलती थी कि भाई ये चीज़ कैसी बनाना है, वो चीज़ कैसी बनाना है। तो उसको देख के मैंने ये सोचा कि अपन इस टाइप की एक सर्विस या बच्चे के थ्रू यदि लोगों को देंगे, उनके अंदर में घुमाएंगे। तो हमारे मिसेस की सहेलियों ने पहले बताया भाई आज ये त्योहार है, मेरे को ये चीज़ बना के देती क्या, मेरे आज ये त्योहार है वो बना के देती क्या। हमारी बदर भी जिंदा थी, वो पुराने जमाने की लेडी थी, तो उन्होंने भी 2-4 चीजें ऐसी बना के बताई। तो ये सब चीजें जो है घर में बनी हुई चीजें, घर में बनी हुई चीजें प्रयोग चालू किया कि उसको 4 लोगों के साथ में मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। तो हमारे मिसेस ने, हमारे मदर ने घर में बनी हुई चीजें, खाने की चीजें होती थी, किसी को सीढ़ा बनाना है, किसी को पूरी बनानी है, किसी को करंजी बनानी है, तो ऐसे घर में की चीजें लेके उसको मैं भेजता था। इसके अंदर में मेरे को कुछ बिजनेस करना है, प्रॉफिट कितना हो रहा है ये सोचना ही नहीं था, मेरे को उसको एंगेज रखना था 4 लोगों के अंदर में। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस टाइप के बच्चे जब होते हैं तो उनको डिस्कार्ड करने के बदले में उनको रिस्पेक्ट दो, और रिस्पेक्ट देके उनको समाज में ऐसा लाओ कि उनको अपने में कुछ कमी है ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब देखने के बाद में एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी, वहां पर हमारी एक पहचान वाले थे, एक लेडी डॉक्टर थी, फिजियोथेरेपिस्ट, छोटे छोटे बच्चों के वो ट्रीटमेंट देती थी। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को इसको 2 घंटा बिजी रखो, वो फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेज इसको सिखाइए। ये लड़का रोज जाने लगा वहां पर, मेरे को वहां से उसको सैलरी वगैरह कोई अपेक्षित नहीं थी। उसने इतना अच्छा काम किया कि वो लेडी डॉक्टर ने नागपुर की फेमस इंस्टीट्यूट नारकौड़ के अंदर में उसको पार्ट टाइम नौकरी दिला दिया। तो वहां के पेरेंट्स के अंदर में और बच्चे लोगों के अंदर में इतना वो पॉपुलर हो गया, और एक भी दिन, एक भी सेकंड का लेट मार्क नहीं, उसको कभी एब्सेंट नहीं रहता था, बीमार नहीं पड़ता था। तो उसकी वहां पर भी एक इमेज अच्छी हो गई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके पेरेंट्स मेरे घर में आने लगे। आज वो लड़का छोटे छोटे फिजियोथेरेपी के एक्सरसाइजेस के ऊपर में लोग उसको कंसल्टेंट के घर में आते हैं, नारकौड़ में नहीं जाते। अच्छा ऐसा है। यहाँ तक के कि उसको जो भी कुछ एनकरेज करने के लिए अदर एक्टिविटीज के अंदर में देखना था, तो वो जब 12-13 साल का था वो टाइम पे उसको एक जूडो क्लब का मैंने मेंबर बनाया। अच्छा, अरे तो वो जूडो क्लब के मेंबर के अंदर में वो इतना रिलीजियसली रहता था कि दरी बिछाना, साफ सफाई करना। तो वो जूडो का सर्टिफिकेट है उसके पास में। अच्छा, 4 लोगों के अंदर में घुमा, लोगों को पता चला कि ये क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया। तो उसके अंदर में उसको एक समाज सेवा करके खुद होके ये आया कि मैंने मेरे बर्थडे के रोज कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसके जन्मदिन पर वो एक ब्लड बैंक में जाके आज पिछले 20 साल से लगातार हर उसके बर्थडे के ऊपर में ब्लड डोनेट करता है। अब ये अच्छे लोग भी नहीं करते हैं। अब देखिए कि ब्लड डोनेशन जैसी चीज खुद होके करना, तो आज वहां के ब्लड डोनेशन वाले, ब्लड बैंक वालों को मालूम पड़ गया कि ऐसा कभी सीरियस पेशेंट यदि रहा तो वो खुद होके उसको फोन करते हैं। डजंट मैटर वो उसका बर्थडे है कि नहीं है, एनी टाइम दे कॉल हिम, और वो खुद होके ब्लड डोनेट करके आता है।
एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर में एक लेडी काम कर रही थी, ऑफिसर। उनको जब मालूम पड़ा कि ये ऐसा कर रहा है, तो उसने वहां पर उसके लिए एडमिशन देके एक साल का बुक बाइंडिंग का कोर्स करवा लिया उसके पास से। मैं खुद एक मॉडलर हूँ, बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंगों के मॉडल मैंने बनाए हैं। जी जी, आप तो इंजीनियर रहे हैं और अच्छे उसके लिए मैं ऑर्डर देके उसके पास से बुक बाइंडिंग का भी 1-2 साल काम करवा लिया। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी स्कोप मिले, जी जी जी, उसकी बुद्धि के हिसाब से जहां पर भी उसको स्कोप मिले उसके अंदर में उसको डाला। जी, वो भले ही वो सब चीजें जानता है, सब चीजों का मास्टर नहीं है, लेकिन वो एंगेज तो रहा। एंगेज रखने के लिए आपने कितना कुछ प्रयत्न किया। एंगेज रहने के बाद में जब ऐसी मतिमंद बच्चों के पालकों की जब एक संस्था है, उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ जी। मैं खुद एम्प्रेस मिल में टेक्सटाइल इंजीनियर था जी, 27 साल नौकरी करके इसके लिए मैंने छोड़ दिया। हाँ। तो यानी ये पेरेंट्स का सेक्रीफाइस कितना जरूरी है। और वो टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि यदि मैं रिटायर होने तक काम करता तो मेरे को प्रोविडेंट फंड कितना मिलता, ग्रेच्युटी कितनी बिल्कुल मिलती। बिल्कुल। और आप ट्रू सेंस में एक फादर है। इसके लिए मैं बाद में यही सोचता था ना कि भाई मेरे पीछे इसका क्या होगा करके कोई एक ट्रस्ट के अंदर में उसको भेज देता और हर महीने में 10-20 हजार रुपए जो भी देना है वो लेकिन वैसा नहीं करना, वैसा नहीं किया। हाँ, वैसा करना ही नहीं था। बिल्कुल। मैं भगवान की पूजा तो नहीं करता हूँ। जी जी, मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप सेल्फ सफिशिएंट रहिए, वर्कहोलिक रहिए, और आपको यदि फेलियर हुआ आप अपने आप को पूछिए कि आप क्यों फेल हुए। ऐसे ही मैंने सवाल मेरे बच्चे के बारे में पूछा कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि ये बच्चा भगवान ने मेरे पास ऐसा मेरे घर में पैदा किया। लेकिन मैंने ये सोचा कि वो भगवान की भी गलती नहीं, आपने कोई सुधारना है, इसलिए ये सब चीजें उसके लिए कर रहा था। आज मेरे को बहुत खुशी है कि ऐसे कम बुद्धि के बच्चे जो होते हैं उनको जाके ये सिखाता है कि तुम ये मत करो, ये ऐसा मत करो। तो ही हैज बिकम ए टीचर फॉर देम, ही हैज बिकम ए गाइड फॉर देम। और समाज सेवा करना बोले तो हमारे बाबा आमटे तो मेरे चाचा थे, तो बाबा आमटे का बहुत लाडला था। तो वो लोगों को उदाहरण देता है कि बाबा ने कैसा काम किया, वैसा मेरे इस टाइप का वो लोगों के अंदर में आज पॉपुलर हुआ है। तो आज वो 52 साल का कंप्लीट हो गया है। भगवान को मैं यही बोलता हूँ कि ये जो भी काम उसके पास से मैंने पिछले 20-25 साल में करवाए, तो एक भगवान का चमत्कार मैं बोलता हूँ। सब लोगों को अपील है कि जितने भी मतिमंद बच्चों के पालक है वो ये मत सोचिए कि मेरे बाद क्या होगा, हमारे पास क्या होगा। आप जब तक जिंदा हो तब तक ही कर सकते हो, और अपना पूर्ण सर्वस्व उनके लिए लगा दो। ये भगवान को मैं बोलता हूँ कि भगवान ने मेरे पास से ये काम करवा दिया है, तो मैं भगवान को ये बोलता हूँ कि ये सब मेरा कोई क्रेडिट नहीं है उसके डेवलपमेंट के लिए। ये भगवान ने मेरे पास से करवा लिया, मैं ऐसा समझता हूँ। तो भगवान को यही प्रार्थना है कि मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए वो जब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक मेरे को जिंदा रख, कि जिससे कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, बाकी कुछ नहीं। और ये एक चमत्कार मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीजें करने के पीछे का एक चमत्कार बताता हूँ कि जब उसका एक्सीडेंट हो गया, बुद्धि कम है करके मालूम पड़ा, तो साइकियाट्रिस्ट के पास से जब उसकी टेस्ट करवाई, इंटेलिजेंस क्वोशेंट लेवल निकाला, तो वो 27 पॉइंट के ऊपर में था। उसको ये सब चीज़ों के अंदर में बिजी रखने के बाद में आज जब मैं उसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट निकालता हूँ तो वो 75 पॉइंट्स पर आता है। ग्रेट ग्रेट। और इसके लिए पिछले 30 साल में मैंने उसको एक भी पैसे की दवाई दी नहीं। ग्रेट। तो मेरा ये कहना है कि एफर्ट्स यही दवाइयाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर में इलाज नहीं है, ये बीमारी के ऊपर में इलाज नहीं है। इसके ऊपर का इलाज यही है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को संभालने के लिए पूरी कोशिश करता है। तो ऐसे पेरेंट्स लोगों की एक कमेटी बने, एक ग्रुप बने, और वो एक दूसरे को मिलते रहे। तो उनके बच्चों के क्या प्रॉब्लम है वो स्टोरीज के रूप में वो एक दूसरे को बताते रहे, जिससे कि उनके बच्चे का ये पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम था, वो टाइम पे उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला।
वो शायद ये सामने वाले को मालूम नहीं है। तो ऐसे जब लोग एक दूसरे को अपने अनुभव बताएंगे, यही ये बीमारी के ऊपर में इलाज है, यही ये बीमारी को इलाज है। सिर्फ इतना ही है, उनको रिस्पेक्ट दो। और वो पेरेंट्स को यही मेरा कहना है कि वो बच्चों के सामने एक दूसरे के साथ में झगड़ा मत करो। उनको ये मत बोलो कि तेरे लाड़ प्यार से ही बिगड़ गया, तेरे लाड़ प्यार से ही बिगड़ गया, ये नहीं करना है जी। उनको रिस्पेक्ट ही देना है, उनको अपने बराबरी का समझना है जी। और जितना बने उतना, बिल्कुल जितना बने उनको उतना, उनसे भी लो आईक्यू वाले बच्चों के पास उनको मिलने के लिए मत भेजो, हायर आईक्यू वाले के साथ में मिलने को बातचीत उनकी उनसे होना चाहिए, जिससे कि वो कंपेयर नहीं करे कि वो लड़का तो ऐसा करता है तो उनके माँ बाप को चलता है तो मैं क्यों नहीं करूं, ऐसा नहीं। हाँ। उनको अच्छे बच्चों के साथ में मिलावट करा मिलने के लिए दीजिए, मौका दीजिए। जी। तो मतलब इतना कुछ सेक्रीफाइस किया है और जो कुछ आपने टिप्स दिए ये बहुत ही काम के हैं कि इतने कम आईक्यू वाले बच्चे को आईक्यू अपने 75 तक लेकर आ गए। आज वो अच्छे से बात कर सक रहा है, लोगों से मिल रहा है और उसको ऑक्यूपाई रखने के लिए आपने अपने तरीके से कुछ चीजें उसके हाथ में दे दी कि भाई इसको दे आओ, उसको दे आओ। वो साइकिल चला रहा है, वो स्कूटर चला लेता है, इतनी भीड़ भाड़ में भी वो स्कूटर चला के जा सकता है। ये सब मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे लोगों के, ऐसे पेरेंट्स लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए जी। और जब अच्छे अच्छे लोगों के शादी ब्याह के प्रसंग में अपन जाते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सब बच्चे लोगों के बर्थडे मनाइए, उनकी पिकनिक बनाइए, हाँ। उनको म्यूजिक सिखाइए, डांस सिखाइए, तो इसके अंदर में उनका बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। ये बातें बताई है, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बच्चा है जब वो हमसे उसने बात करी तो मेरे को कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसका कहीं से आईक्यू कम है या उसके साथ कोई, जैसे बोला जाता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम थी उसके। इतना सुंदर तरीके से वो बात कर रहा था, इतना नॉर्मल वे में वो बात कर रहा था और इतनी अच्छी बात कर रहा था। तो ये सब सुनने के बाद मैं इसका क्रेडिट बिल्कुल मिस्टर आमटे आपको देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो बाकी के माता पिता हैं वो जिस तरह से उदास होके अपने बच्चे को रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाल देते हैं, उनके वहां पे जो देखने वालों के भरोसे छोड़ देते हैं कि भाई अब तो इस बच्चे का कुछ नहीं होगा, वो देखेंगे, और पैसे भर देते हैं। लेकिन नहीं, अपनी ड्यूटी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम खुद उस बच्चे को ठीक करने के लिए प्रयत्न न करें। हमको मालूम है कि अब वो ठीक तो नहीं होगा क्योंकि बचपन से ही ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई है तो नहीं होगा, लेकिन उसमें जो बदलाव है वो आप ला सकते हैं और वो भी एक हमारे बाकी बच्चों जैसी सामान्य जिंदगी जी सकता है। और ऐसा उदाहरण आपके सामने रखने का यही एक उद्देश्य था और इसीलिए हमने मिस्टर आमटे से बात करी कि वो, आपके बेटे का नाम बताइए। शिरीष आमटे। शिरीष आमटे जो उनका बेटा है, उसको उन्होंने जिस तरह से बचपन से बड़ा किया और अभी तो बीच में कुछ साल पूर्व उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई, लेकिन आज वो अकेले पेरेंट, मतलब मदर एंड फादर दोनों है और बहुत ही प्यार से और बहुत ही सही तरीके से और बड़े अनुशासन के साथ उस बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। उसको बड़ा अनुशासन उन्होंने सिखाया है कि इतने बजे उठना है तो उठना है, ये काम करना है तो करना है, और वो करता है। उसकी तो आदत में आ गया है, सुबह उठता है, नहाता है, पूजा करता है और पूजा करने के बाद जितने भी उनके बड़े जो घर के हैं, माँ से लेकर भाई, बड़े भाई से लेकर सबको नमस्कार करने के बाद वो अपनी दिनचर्या शुरू करता है। और बगीचे में झाड़ना, सफाई करना, ये सारे काम भी वो छोटे छोटे घर के भी कर लेता है। और जब कोई आता है तो बड़े अच्छे से उनका स्वागत करता है, उनको बिठाता भी। मैं जब आई, मैंने बेल बजाई तो मेरे को शिरीष ने दरवाजा खोल के अंदर बुलाया, बिठाया और बहुत अच्छे से बात करी। मैंने उसको पूछा भी, भैया मैं थोड़ा दोपहर के टाइम आई हूँ, आप सो रहे थे क्या? बोले नहीं, मैं तो टीवी देख रहा था, आप बैठिए करके। तो मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कोई ऐसे मतिमंद बच्चे के से बात करी। बच्चा क्या, तो 52 ईयर का हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा एक आदर्श एग्जाम्पल होने की वजह से ही मैंने आज इसको पॉडकास्ट किया है, जिससे कि बाकी लोगों के सामने भी एक प्रेरणा मिले और हम सब अपने आसपास के बच्चों के लिए या अपने घर में ऐसा बच्चा है तो उसमें इंटरेस्ट लें और उसको
मतलब उसके जीवन में बदलाव लाने का, एक सकारात्मक बदलाव लाने का हम सभी प्रयास करें। तो आमटे जी, आपने बहुत अच्छा बताया है। आप कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि अपने घर में भगवान ने इस टाइप का बच्चा अपने को दिया हुआ है, तो उसके ऊपर में अपना नसीब खराब है करके उसको नसीब को दोष मत दीजिए। आप कोशिश करते जाइए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते जाइए और हिम्मत मत हारिए, बस, बाकी कुछ नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। आज मेरा लड़का, उसका जो एक सुप्त गुण मैंने आपको बताया, अजात शत्रु है करके, आज उसके डिक्शनरी में उसके पहचान वाले वेल विशर्स 450 से 500 लोग हैं। और उसकी खासियत यह है कि उसकी मेमोरी, भले ही बाकी चालू कामों में, व्यवहार ज्ञान में कम हो, लेकिन उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि उनको अपने पहचान वालों के सबके जन्मदिन याद है, शादी के दिन याद है, मरण दिन याद है। अरे वाह, अच्छा। सबसे वो बात करता है एवरी वीक। हाँ, हर हफ्ते में वो किसी न किसी से बात करके टच में रहता है। अरे वाह, वेरी गुड। मेरे को मालूम भी नहीं पड़ता कि वो किससे बात की है। जी, उनका जी। जब मेरे को फोन आता है, जी, जब मेरे को मालूम पड़ता है कि शिरीष ने, उन्होंने ये खबर दी है, हाँ। तो वो इतनी अच्छी खबरें होती हैं और इतने अच्छे उसके विषय होते हैं हाँ हाँ, कि मेरे को खुद को ताजुब लगता है कि ये लड़का ये सीखा कहाँ। मैंने आपसे सीखा है, आपने सिखाया है ये सब कुछ। अब तो उसका मतलब जो आईक्यू इतना बढ़ गया है कि वो बहुत, कहीं से भी मैं नहीं बोलती कि वो मतिमंद जो बोला जाता है वो मुझे नहीं लगता। एकदम नॉर्मल उसका आईक्यू हो गया। ऐसा ही उसकी बातचीत, उसका जो कार्य करने की पद्धति है, उसका जो बोलने का तरीका है। जब उसने बताया कि वो जूडो कराटे भी सीखा है और वो चाहता है कि लड़कियों को जरूर सिखाना चाहिए, उसने खुद बताया कि भाई लड़कियां को सुरक्षा के लिए उनको सिखाया जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात एक मतिमंद बच्चे के मुंह से सुनकर मैं ताजुब कर रही थी। तो आमटे जी, मैं सचमुच बिल्कुल मैं आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आपने एक बच्चे को जिंदगी नहीं दी है। आज आपने हमसे बातचीत करके हजारों बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक बातें बताई, टिप्स दी है। और हम चाहते हैं कि हमारे ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसे ही बड़े हों और उनकी जिंदगी में भी खुशियां इसी तरह आए जैसे सामान्य बच्चों की आते हैं, और माता पिता उदास निराश न हो, बल्कि लग जाए अब बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल बनाने के धुन में। धन्यवाद। धन्यवाद। और आमटे जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपसे, आपकी कई लोगों से पहचान होंगी। आपने ये उद्देश्य से लोगों को ये चीज मालूम होने के लिए ये टॉक शो अरेंज किया है जी। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको अपील करता हूं जी, उसके अंदर में मेरा स्वार्थ नहीं है। जी जी जी, मैं ये सोचता हूं कि इस टाइप के जो पीड़ित पेरेंट्स हैं बच्चों के लिए, जी, उनकी आप मेरे से मुलाकात करवाइए। अपन बिल्कुल। उनकी टीम बनाएंगे, बिल्कुल अपन सब मिलके काम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अकेला नहीं। जी जी, अपन वो पेरेंट्स लोगों को भी इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। जी जी। आमटे जी, यदि आपको कोई ऑब्जेक्शन न हो तो आप अपना यदि फोन नंबर देते हो तो मुझे लगता है कि ऐसे जो इस हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और यदि उनके सामने ऐसी कोई समस्या हो या वो आपका कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हो तो शायद वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जरूर देंगे, आप लिख लीजिए। जी, आप बोलिए, ये हमारे इस पे आ रहा है। मेरा फोन नंबर है, आप पहले अपना नाम पूरा बोल दीजिए। मेरा नाम है जयंत मधुकर आमटे। मेरा फोन नंबर है 8087873248। एक बार और बोल दीजिए नंबर। फोन नंबर है 8087873248। और देखिए, जो आमटे जी हैं, जो श्री जयंत आमटे जी हैं, उनसे जब मैं बात करने आई तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा कि वो कोई प्रचार प्रसार में उनका विश्वास नहीं है और वो ये सब चीजें कुछ दिखावे के लिए भी नहीं करना चाहते कि मैंने ऐसा किया। लेकिन मेरा उनसे बहुत ही विनम्र अनुरोध था कि आपके लिए नहीं, आपने जो उस बच्चे के लिए किया है, ऐसा कितने ही माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। यदि आपने तो बहुत किया, उसमें से यदि वो कुछ 3-4% भी यदि अपने बच्चे के लिए करेंगे तो उस बच्चे की जिंदगी में किरण का उजाला फैलेगा।
और ये मकसद को लेकर ही आज हमने बातचीत की है। आज आपको जो फोन नंबर भी दिया जा रहा है उसका मकसद भी सिर्फ ये है, वो कोई कंसल्टेशन ये वो उनका कुछ भी इसमें मकसद नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि उनके बच्चे की जिंदगी में जो भी बदलाव और सुधार आया वो बाकी के बच्चों में भी आ सकता है। यदि आपको कुछ उनसे समस्या के बारे में कुछ पूछना हो, कोई टिप्स लेना हो, या आपके को ऐसा लग रहा है कि क्या हम करें क्या ना करें, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, ये बताएंगे। क्योंकि इन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी इसमें लगा दी, इतने बड़े पद पे कार्य कर रहे थे ये, और ये नौकरी छोड़कर इस बच्चे के पीछे रहकर उसको सब कुछ नॉर्मल बनाने की कोशिश में इन्होंने जो कुछ अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। फिर पत्नी चली गई तो पत्नी वाला रोल और खुद पिता वाला रोल भी करते आ रहे, अभी भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब एक पिता का इतना जीवन समर्पित रहा तो उनका सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि वो बाबा आमटे जो हैं उनके मतलब इनके जो पिता थे वो बाबा आमटे के भाई थे। तो वो आदर्श इनके सामने है कि बाबा आमटे ने जो समाज सुधार के लिए जो कार्य किया, बस उसी परिवार के होने की वजह से उनमें भी ये बातें हैं कि मैं समाज में यदि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मैं सेवा कर सकूं तो इसी माध्यम से करूं। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। लास्टली ये बोलता हूँ मैं, इन्होंने बाबा आमटे जी का नाम बताया। बाबा आमटे जी को मैं बचपने से आदर्श मानता हूँ जी। उन्होंने 1966 साल में सोमनाथ शिविर की स्थापना की थी। वहां पर 1300 एकड़ जमीन है। तो वो जब संस्था उन्होंने चालू की थी, वो टाइम पे लोगों ने उनको पूछा, ये वर्ड्स 1966 के मेरे को आज भी याद है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बोला कि ये श्रमदान से ये 1300 एकड़ जमीन हाँ। मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। तो बोले आप इसके कौन हो? हाँ। लोगों ने उनको पूछा आप इनके कौन हो? तो ये बोल रहे थे कि ये जो यूनिवर्सिटी है, श्रमदान की यूनिवर्सिटी है, अच्छा, उसका मैं वाइस चांसलर हूँ, ओह, उसका प्रिंसिपल भी मैं हूँ, उसका लाइब्रेरियन भी मैं हूँ, हाँ, उसका लेक्चरर भी मैं हूँ, उसका क्लार्क भी मैं हूँ और चपरासी भी मैं हूँ। हाँ, हाँ। सो इट इज ए वन मैन यूनिवर्सिटी। तो ये वन मैन यूनिवर्सिटी को ख्याल में रखते हुए जी जी मैं मेरे बच्चे के लिए वन मैन यूनिवर्सिटी बना। बिल्कुल। और बिल्कुल। मैंने जो भी काम करना पड़े जी जी उसके जी लिए ये हल्का काम है करके सोचा नहीं, हाँ, और उसके पीछे लग गया। बिल्कुल। तो यही मेरी अपील है लोगों को, जी वन मैन यूनिवर्सिटी बनी। बिल्कुल बिल्कुल। वन मैन यूनिवर्सिटी के नहीं, अंदर हम में तो आपको फायदा देखते ही आ रहे हैं, कितने सालों से हमने आपका सब कुछ देखा है कि आप पूरा डिवोटेडली जो कार्य करते आ रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी में जो एक बदलाव लाने के लिए जो आपने प्रयास किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है, अनुकरणीय है। और काश ऐसे हजारों बच्चों की जिंदगी में भी ये बदलाव आए, और इसके लिए उनके माता पिता जरूर उनके लिए प्रयास करें, या फिर जो समाज कार्य कर रहे हैं या जिनको इस सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट है वो बाकी बच्चों के लिए भी, भले ही वो उनके माता पिता नहीं हो तो क्या हुआ, आसपास भी यदि ऐसे बच्चों को देखते हैं तो उनके लिए कुछ कार्य करें। बिल्कुल सही। ये अपनी जिंदगी का एक ना बहुत ही ज्यादा जैसे सौदेश्यपूर्ण जिंदगी जीना, यानी कोई मिशन के साथ जिंदगी को जीना हो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी आप, जैसा कि आमटे जी के आपने सुना है, उसका कुछ % भी यदि हम लोग प्रयास करें तो इन बच्चों की जिंदगी में बहुत सुंदर सकारात्मक सुधार ला सकते हैं। अभी उन्होंने जैसे बताया, हम इन सब बच्चों को इकट्ठा करें, इनका जन्मदिन बनाएं, एक दूसरे से मिलवाएं, खेलें, गाएं, और मतलब एक सोशलाइज करें उनको एक दूसरे के साथ। तो ये खुशियां जब हम देंगे तो इससे ज्यादा खुशियां हमको मिलेगी। खुशी देने से ही खुशी मिलती है। तो बहुत बहुत